नमस्कार, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है धातु अधातु पर, जो क्लास 8 का चैप्टर है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और धातु और अधातु से संबंधित हम लोग यहाँ पे दो बातें पढ़ेंगे। पहला बात तो पढ़ेंगे धातुओं का भौतिक गुणधर्म और दूसरी बात हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, जहाँ पे कुछ रिएक्शंस मिलेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये होगी वहां पर कि केमिकल रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना होता है, मतलब कि संतुलित करना होगा। वो आपको हम वहां पे बताएंगे कि किस नियम के हिसाब से हम लोग संतुलित करते हैं और संतुलित करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहला बात ये है कि धातु कहते किसे हैं। ठीक है, अगर धातु के बारे में पढ़ना है, इसके भौतिक गुणधर्म को पढ़ना है, इसके रासायनिक गुणधर्म को पढ़ना है, तो ये तो पता होना चाहिए कि धातु कहते किसको हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि धातु हम लोग किसे कहते हैं। तो धातु हम लोग उसे कहते हैं, ठीक है, जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाता है, उसको हम लोग धातु बोलते हैं। बहुत ही सामान्य परिभाषा है और ये जो परिभाषा है वो रसायन शास्त्र के हिसाब से, आप जानते हैं कि साइंस का जो है वो 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री के हिसाब से इसका जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। तो रसायन शास्त्र के अनुसार से धातु वे तत्व हैं जो सरलता से अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर क्या बनाते हैं, तो धनायन बनाते हैं तथा धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। यहाँ पे कुछ नए शब्द आपको दिख रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, धनायन और धात्विक बंध। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इन बातों पे फोकस कर लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ये जो धनायन शब्द है वो आता कैसे है। ठीक है, तो किसी भी तत्व को जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका जो परमाणु संख्या है वो होता है 13। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13। इसके बाद नील्स बोर नाम का एक व्यक्ति थे, उन्होंने किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन्स को सजाया था 4 कक्षा में। ठीक है, ये 4 कक्षा कौन कौन है, तो इस बात में हम देखते हैं। पहला कक्षा उन्होंने बताया था K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा और N कक्षा। उन्होंने बताया था K कक्षा, L कक्षा, M और N कक्षा, और इसमें इलेक्ट्रॉन को रखने की जो क्षमता थी वो इस सूत्र पे उन्होंने कहा कि 2n स्क्वायर के ऊपर पे निर्भर करेगा कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। जहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ सेल, कक्षा की संख्या। ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होंगे n के स्थान पे 1 बिठा देंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में देखिए 2 दूना 4 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरी कक्षा में 3 तिया 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन होगा और चौथे कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नील्स बोर ने कहा था। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो अगर इधर से 13 इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेगा तो K सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन भर लेगा पहले, उसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर आगे इसके पास अब बचा है 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 11 के बाद ये कितना रख सकता है, तो 8 रख सकता है, तो 2 8 10 बचा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब बचा है मात्र 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 11 में से 8 ये रख लिया तो आगे जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन और ये गया इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में बच गया था वो मेरा M शेल में चला गया। यही वो इलेक्ट्रॉन का हम बात कर रहे हैं जो बाहरी कक्षा में गया। देखिए, हर एक तत्व का बाहरी कक्षा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक
अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाता है वही उसका बाहरी कक्षा होता है। एल्युमिनियम के लिए इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन जो बच गया था वो गया था m कक्षा में, तो यहाँ पे बाहरी कक्षा जो है वो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यही वो 3 इलेक्ट्रॉन है जिसको ये एल्युमिनियम क्या करेगा ना, त्याग कर देगा, किसी और को दे देगा, और जिसके कारण से जब ये किसी और को देगा ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस एल्युमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज आएगा। कितना? 3+ चार्ज है। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए 3+ चार्ज ग्रहण करेगा। हमारे समाज में भी सामान्य भाषा में समझे तो जो पैसा देता है वो प्लस में रहता है, और जो पैसा लेता है सूद पर हो सकता है, कर्जा हो सकता है, तो वो जो ले रहा है वो माइनस में रहता है, और जो दिया वो प्लस में रहेगा। यहाँ पे देने वाला कौन है? एल्युमिनियम है, तो ये 3+ धारण करेगा। ये आपका हुआ धनायन। और जो चार्ज कंटेंट कर रहा है कैसे कर रहा है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्यों दे दिया, तो इसके पीछे का छोटा सा बात बताएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली ये 10th क्लास का चीज है, लेकिन आ गया है तो हम लोग इसको साथ में पढ़ते चलेंगे। अगर इसके कक्षा का आधा से कम इलेक्ट्रॉन, 18 का आधा कितना होगा? 9 होगा, तो आधा से कम इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण करेगा, कोई भी जो धातु है या फिर धातु है, अगर वो तत्व आधा से कम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में भेज रहा है तो वो क्या करेगा? दे देगा। आधा से ज्यादा होगा तो वो ले लेगा, और अगर आधा ही हुआ मतलब 9 ही हुआ तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में ना ही वो दे सकता है और ना ही वो किसी से ले सकता है। वो एक सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, फिलहाल जान लीजिए कि सहसंयोजी आबंध बनाता है, क्योंकि उतना डिटेल में फिलहाल आपको पढ़ना नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म पर। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, इसमें से पहला जो गुणधर्म है वो है आपका उसका दिखावट। दिखावट कैसा होता है? सामान्यतः जितने भी धातु हैं वे भूरे कलर के होते हैं। किस रंग के होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसे भी है, याद रहे इस चैप्टर में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपवाद। जो अपवाद है, क्योंकि वो सामान्य रूल को फॉलो नहीं करते इसलिए उसको अपवाद की गिनती रखा जाता है। जितना भी धातु है वो भूरा कलर का होता है, लेकिन कुछ धातु जैसे कि सोना, ये आप देख सकते हो पीला कलर का होता है। उसके बाद आप देखो तांबा, तांबा जो है वो हल्का लाल होता है, मतलब हमारा जो हृदय है, जो नहीं कह सकते हमारा जो कलेजी होता है ना, उस कलर का हल्का रेडिश है, तो वो लाल कह सकते हैं इसको। तो ये कुछ अलग ऐसे तत्व हैं जो भूरे कलर के नहीं होते हैं, पहला हुआ। दूसरा जो है वो है हमारा कि इसकी अवस्था, धातुओं की भौतिक अवस्था। तो सामान्यतः जितने भी धातु हैं वो ठोस होते हैं, जितने भी धातु वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है कि आप देखो थर्मामीटर में, पुराने वाले थर्मामीटर में उसमें एक स्याही जैसा कुछ भरा हुआ रहता है, जो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टेम्परेचर वो क्या होता है? आगे ऊपर ऊपर नीचे होता है। तो वो पारा जो है वो आपका कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे का ताप, कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में होता है। उसके बाद दो ऐसे भी धातु हैं जिसको हम आसानी से काट सकते हैं चाकू से, तो उनका नाम है सोडियम, जिसका नोटेशन होता है Na, और उसके बाद आता है पोटेशियम, जिसको हम लोग K से निरूपित करते हैं। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं? आसानी से चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। एक और क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछता है कि सोडियम और पोटेशियम को तेल में डुबाकर, केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्यों? तो ये क्या याद रखिएगा
ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है कि हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है। तो ये जल नहीं जाए, इसको संरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है ना, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है जी? हाँ, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको पक्का आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो अब ये दो समझ में आया कि दिखावट कैसा होता है, भूरा कलर का होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो पीला होते हैं, कुछ लाल होते हैं। और भौतिक अवस्था सामान्यतः सभी धातु ठोस होते हैं और पारा द्रव अवस्था में रहता है, ये अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा नर्म होते हैं, और यही वो दो धातु है जिसको केरोसिन तेल में भी डुबो करके रखा जाता है। अब आगे आते हैं। चमक। धातु में एक विशेष गुण होता है, इसमें चमक होती है। मतलब धातु जो है ना वो चमकता है। किसी भी धातु जब काट देते हैं तिरछा तो वहां से वो चमकता है। ठीक है, उसको धात्विक चमक भी कहीं कहीं लिखा आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे है आघात वर्ध्यता। वर्ध्यता भी होता है, कहीं कहीं वर्धन्यता भी लिखा हुआ आपकी बुक में। आघात वर्धन्यता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, धातुओं को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में भी हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब उसका आकार हम बदल देते हैं पीट पीट कर। तो जो खिंचाने की जो प्रवृत्ति है, वो जो उसमें चादर के रूप में ढल जाने की जो प्रवृत्ति है, उसी को बोलते हैं आघात वर्ध्यता। ठीक है, आगे इसमें एक और शब्द आता है, इसका नाम है तन्यता। धातुओं में खिंचाने का बड़ा विशेष गुण होता है। इनको हम पतला तार के रूप में बना लेते हैं, रॉड बना देते हैं। वो इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कौन सा गुण है? तो तन्यता का गुण है। यहाँ पे एक विशेष चीज याद रखिएगा कि सोना वैसे तो आजकल बहुत महंगा हो गया है, तो 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतना तन्य होता है सोना। ठीक है, और इसी गुण के कारण क्या है ना कि इसको ज्वेलरी के रूप में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो एक जंग, चूंकि एक कम अभिक्रियाशील धातु होता है, एक कारण ये भी है कि इनको धातुओं में से चुनने का कि इसको हम ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल करें, क्योंकि कम अभिक्रियाशील रहता है तो जल्दी जंग नहीं लगता है। अच्छा, इसका जंग किस कलर का होता है? तो याद रखिए, सोना और चांदी में जंग लगता है वो काला कलर का होता है। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। आप नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ के बाद से हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो हमारा है ध्वन्यात्मकता। इसी को कहीं कहीं आपको मिल जाएगा सोनोरस लिखा हुआ, इसी को कहीं कहीं पे ध्वनिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? धातुओं को पीटने पर उससे टन टन की आवाज आती है, और वही जो आवाज है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये सोनोरस गुण है, या फिर ध्वन्यात्मकता गुण, या फिर ध्वनिक गुण है। इसीलिए इसमें धातु को जब पीटते हैं तो हमारे स्कूल में घंटी को इस्तेमाल किया जाता है, उसको पीटने वाला घंटी। ठीक है, अभी तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक घंटी भी आ गई है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम स्कूलों में वही लटकने वाला घंटी है। ठीक है, जिसमें मारने पे क्या होता है? आवाज आता है। ठीक है, अब आवाज कैसे आता है? तो याद रहे, हमेशा वाइब्रेशन के कारण, मतलब कंपन के कारण ही आवाज आती है। आप घंटी को बीच में से पकड़ लो और उसको मारो तो ज्यादा आवाज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको कंपन होने के लिए आप उसमें प्रतिबाधा डाल रहे हो। ठीक है, चलो आगे है कि सुचालकता। ये सुचालक होता है। किसका सुचालक होता है? तो ये विद्युत का सुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित होने देता है अपने थ्रू से,
जिस कारण से ये क्या होता है, करंट एक जगह से दूसरी जगह तक पास आउट होता है। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंस यहाँ पे आ जाता है चांदी। चांदी को सबसे बेहतरीन चालक माना जाता है, विद्युत का भी और ऊष्मा का भी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बेहतरीन चालक कौन सा है, कुछ लोग सोना मार देते हैं। याद रहे ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, चांदी है, ये सबसे बेहतरीन चालक है। ठीक है, तो ये हुए हमारे धातु का भौतिक गुणधर्म। अब हम लोग बात करेंगे कि अधातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए यहीं से आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। अधातु के भौतिक गुणधर्म, तो अधातु में सबसे पहला बात तो ये है कि उसका दिखावट क्या है, उसका ये जो भौतिक अवस्था है धातुओं का, सामान्यतः मैक्सिमम जो है वो द्रव अवस्था में रहता है, कुछ कुछ ठोस में रहते हैं। ठीक है, तो आप दिखावट में जब जाते हैं तो मैक्सिमम द्रव में और गैस में होते हैं और कुछ कुछ ठोस में भी होते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करें कि चमक का, तो आप देखो उसमें कोई चमक नहीं होता है, एक्सेप्शन अपवाद यहाँ पे है आयोडीन और ग्रेफाइट छोड़ करके। आप ग्रेफाइट देखे हो है ना, वो जो पेंसिल का जो नुकीला पार्ट होता है छीलने पर, उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं। तो आयोडीन और ग्रेफाइट में अधातु होने के बावजूद, ठीक है, वो क्या होता है, चमक होता है। इसमें अपवाद वाला आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ठोस में याद रखिएगा हीरा, कठोरता जो है, अच्छा धातु जो है ना सामान्यतः कठोर होते हैं ये लोग। ठीक है, वो तो सोडियम और पोटासियम को छोड़ करके, लेकिन यहाँ पे सब धातु उतना कठोर नहीं होता है। लेकिन हीरा जो है ना वो अधातु होते हुए भी अब तक का सबसे कठोर वस्तु है, जिसका अपवर्तनांक जो है वो 2.42 होता है। तो ये आपका काम का चीज नहीं है, लेकिन फिर भी। फिर तन्यता, अच्छा ये छोटी आघात बढ़ देता। देखिए उनमें आप पीठ पाट के लंबा नहीं कर सकते हो, ये टूट जाता है, भंगुरता वाला गुण आ जाता है इसमें, और ये क्षणभंगुर नहीं होते हैं। तन्यता, इसमें खिंचाने का कोई गुण नहीं होता है। ध्वनिकता, सोनरस ध्वनि, किसी भी अधातु में जब पीटते हैं तो ये धातु के जैसा आवाज उसमें नहीं आता है। सुचालकता, ये तो गुण होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है कि ये जो ग्रेफाइट है ना, ये विद्युत का चालन करता है, जबकि ये क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। ठीक है, तो ये धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म आपको दिख रहे हैं। आपके डिस्प्ले पे भी अभी आपको डिस्प्ले हो जाएगा, जहां पे आपको धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म, ठीक है, आपको दिख जाएगा, वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो यहां तक में भौतिक गुणधर्म में हम लोग को इतना सारा पढ़ना था। अब आते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो धातु का पहला जो रासायनिक गुणधर्म आते हैं वो आते हैं जल के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ देख लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो जितने भी धातु हैं वो अधातु के साथ अभिक्रिया करके, जितने भी धातु हैं वे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। धात्विक ऑक्साइड बनाया। ठीक है, और ये जो धात्विक ऑक्साइड है वो किस प्रकार से बनता है, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आपको बस इतना सा बात लिखना है।
और जैसे कि उदाहरण में आपको ये आप खाद करके लिखिएगा, फिर इसका उदाहरण क्या है, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं इसको, जैसे कि सोडियम प्लस ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड बनाया। तो ये है हमारा सोडियम। अभी यहाँ पे एक बार बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका ऑक्सीजन और ये है आपका सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री का कुछ पार्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ये तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये बताता है कि रिएक्शन हुआ तो ये बना, और ये रिएक्शन में, रिएक्शन मतलब क्या होता है? अभिक्रिया या प्रतिक्रिया, के बुक में प्रतिक्रिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो लोग रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो बनता है फाइनल में, जो मिला हमको, वो कहलाता है उत्पाद, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बात? जो कुछ भी रिएक्शन में भाग लिया उसको अभिकारक कहते हैं, और जो कुछ अभिक्रिया होने के बाद बना उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। अब यहाँ पे एक चीज फोकस हम लोग को करना होता है कि लगाए कितना थे, बना कितना, ठीक है। ये बात जरूर है कि रिएक्शन को अगर आप संतुलित नहीं करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो समस्या में आता है। तो फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। हम उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। दो संरक्षण के नियम होते हैं, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम है और एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। कौन सी? तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम लगाए कितना थे, यहाँ पे कोई नंबर तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 1। कुछ नहीं लिखना नहीं, बस समझ लेना है कि 1 लगाए हैं। तो बना कितना सोडियम? सोडियम बन गया 2। जब लगाए ही 1 है तो 2 कैसे बन जाएगा? इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना कि इस नंबर से यहाँ पे बगल में एक नंबर बिठाएंगे, और ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि इसको और इसको, यहाँ पे दोनों जो वैल्यू होंगे वो गुना करने पर इधर वाला का बराबर हो जाए। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 में क्या गुना करेंगे कि ये 2 बन जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप संतुलित करें तो आप जो है पेंसिल से पहले करेंगे। क्यों करेंगे? अभी जवाब मिलेगा इसको। ऑक्सीजन कितना है? आप लोग मेरे साथ बोलिए, ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो बना कितना? बना तो 1 ही है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है? अब ऐसा नहीं कि इसके बगल में 2 बिठा देंगे, क्योंकि अभी तो बिठाए थे नहीं, ये एक यौगिक है, इस कारण से इस पर जो भी वैल्यू बैठेगा वो इधर बैठेगा। तो 1 में क्या गुना करेंगे कि 2 बन जाएगा? तो बहुत सिंपल सा बात है, जैसे ही 2 बिठाए सोडियम के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 तो इसके लिए भी काम करेगा, तो 2 दूना 4 हुआ। तो ये जो आप 2 बिठाए थे, यहाँ पे 2 नहीं होगा बल्कि 4 होगा, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन जो पढ़ने हैं और वो आपको भी आपके संतुलित आपको करते जाना होगा। संतुलित ये करना बहुत आसान है, एक एक तत्व को उठाना है, बस चेक करना अभिकारक में कितना था और उत्पाद में कितना बन गया है, ठीक है। तो ये हुआ इसका पहला, जल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब दूसरा जो रिएक्शन है वो है एक रिएक्शन और ले लेते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि आयरन प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है Fe2O3, ठीक है। तो जब ये बना तो इसको भी हम लोग क्या करना है ना, ये संतुलित करना है, ठीक है। तो ये है मेरा आयरन
ये है ऑक्सीजन और ये है मेरा आयरन ऑक्साइड। तो ये आपको संतुलित खुद से करना है, ठीक है। ये बहुत आसान है, ठीक है। नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। चलिए, ये हो गया खत्म वाला टॉपिक। तो याद रहे धातु का रासायनिक गुणधर्म चल रहा है। तो दूसरा जो अभिक्रिया है वो है जल के साथ, पानी के साथ, ठीक है। तो अभी है धातु प्लस जल था, ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे हो जाएगा धातु प्लस जल। और ये जल मिलके क्या बनाया, या तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसको रब करते हैं। तो इसका क्या होगा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। और इसी चीज के हम कुछ इसका भी उदाहरण देखते हैं हम लोग कि आखिर कैसे ये निर्माण करता है। जैसे कि एक उदाहरण है पोटासियम प्लस हाइड्रोजन। तो अभिक्रिया किया, ये बनाया पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन को भी मुक्त किया। और क्या किया, ये उष्मा भी बनाया, ये उष्मा का निर्माण भी करेगा यहाँ पे। तो ये है मेरा पोटासियम, कहीं कहीं पोटेशियम भी लिखा रहता है। ये है मेरा जल और ये बनाया क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन है, यहाँ से उष्मा मुक्त हो रहा है। अब फिर से वही बात है, क्या ये संतुलित है? अगर नहीं है तो फिर संतुलित हम लोग को करना होगा। तो चलिए देखते हैं। पोटासियम एक लगाए हैं, एक बना है। ऑक्सीजन एक लगाए थे, एक ही बना है। हाइड्रोजन दो लगाए हैं, बन गया है 3, ठीक है। हाइड्रोजन दो लगाए थे, बना है 3। तो सबसे पहले इसको हम लोग बराबर करेंगे। अगर यहाँ पे जो एक है इसमें 2 से गुना कर दें तो 2 एकम 2, 2 2 4 हो गया। और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तब तक ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ भी 2 है। जैसे ही यहाँ पे 2 बिठाए थे, पोटासियम का जो परमाणु है वो चेंज हो गया था, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 एकम 2। ये जैसे ही किसी भी यौगिक के पहले नंबर बिठाते हैं तो पूरे के लिए काम करता है। तो यहाँ पे पोटासियम 2 है, तो यहाँ भी बिठ जाएगा 2। तो ये अब हो गया संतुलित, ठीक है। बहुत ही आसान है संतुलित करना। आपके लिए फिर एक होमवर्क है ये कि आयरन प्लस H2O ये बनाया Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे याद रहे कि ये दूसरा रिएक्शन है, ये हाइड्रोक्साइड वाला था, ये ऑक्साइड वाला है। तो ये तो आपका हो गया आयरन, ये हो गया मेरा जल, और ये हो गया आयरन ऑक्साइड। ये हमने 2 उदाहरण लिए हैं, लेकिन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। ऑक्साइड भी हो गया, हाइड्रोक्साइड वाला भी हो गया। तो अभी आपको क्या करना है ना, इसको भी संतुलित करना है। यहाँ के बाद से हम संतुलित नहीं करेंगे, ये आपका काम है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है संतुलित करने के लिए तो इसका स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये जल के साथ अभिक्रिया हो गया इसका। तो धातुओं का ये नंबर 3 होगा मेरा, ठीक है। नंबर 3 जो रिएक्शन आप लोगों को पढ़ना है वो है
अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु जो है वो अम्ल के साथ, देखो आप अगर ये स्ट्रक्चर याद रखोगे तो आप इसका डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? धात्विक लवण। और एक चीज और बनाता है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये बनाते हैं। तो इसके भी कुछ उदाहरण होंगे, ठीक है, जो अभी आपको खुद से अच्छे से समझना है। याद रहे कि इस बार हम संतुलित नहीं करेंगे, आपको संतुलित खुद से करना होगा। तो सोडियम प्लस HCl ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ये बनाएगा मेरा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन का गैस बनाएगा, ठीक है। ये सोडियम हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और ये हो गया सोडियम क्लोराइड, और ये मेरा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। अभी आपको इसको खुद से संतुलित करना है। सोडियम यहाँ पे कितना लगा है, यहाँ कितना बन गया है, इस तरीके से आपको देखना होता है, ठीक है। और अगर ये बना तो अगर संतुलित करने जाए तो कैसे संतुलित होगा, इस बात पे फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसमें 2 बराबर करेंगे तब तक क्लोरीन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 बिठा देंगे, तब तक सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 बैठ जाएगा। इस प्रकार से आपको संतुलित करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी चूंकि लाइट कट गया है तो इस कारण से वीडियो बोर्ड पे नहीं मिल पाएगा, और वीडियो को आज भी अपलोड कभी करना है, इस कारण से अब आपको ऐसा ही समझाते हैं। नेक्स्ट है क्षार के साथ अभिक्रिया। तो क्षार के साथ अभिक्रिया ना, जितना भी धातु है मैक्सिमम जो है वो अभिक्रिया करता ही नहीं है, लेकिन कुछ लेड है, जैसे कि लेड मतलब पीबी शीशा होता है, एल्युमिनियम जस्ते जो धातु हैं वो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करते हैं ना, लवण का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण है आपके बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए, ये आपका दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH को हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक है, और उसके बाद है Na2ZnO2, इसको पढ़ते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन। अभी देखो इसको ना अभी आपको संतुलित करना होगा, तो संतुलित करने के लिए हमने आपको बहुत अच्छा से समझाया है। आप वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिए, और फिर भी नहीं होता है तो एक वीडियो अगर आप कमेंट करते हैं तो एक वीडियो आपको केवल संतुलित करने पर मिल जाएगा। आगे है हम लोग को पढ़ना है अधातुओं का रासायनिक गुण। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, लोग अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना रहा था, तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो हालांकि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करती है, इसको अलग से भी टेम्परेचर देना होता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसमें देखिए कुछ अपवाद दिया हुआ है कि सफेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर ही तेजी से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, इसीलिए पानी के अंदर संग्रह करके रखा जाता है। याद रहे, सफेद फास्फोरस को पानी के अंदर, सोडियम और पोटासियम को किरोसिन तेल के अंदर में रखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं अगला में, जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो अधिकांश धातुएं जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, जल में घुल जाता है। जलीय पौधे तथा जंतु श्वसन में इसी चीज का तो इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि जो पानी में घुला हुआ रहता है ऑक्सीजन, उसी को जलीय जीव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है, इससे गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनाता है। फिर है अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया। तो देखिए जितना भी अम्ल है ना वो सामान्यतः कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया करता ही नहीं है, इसको करवाने के लिए एक्स्ट्रा इसमें देना होता है
टेम्परेचर, तब जा करके ये होता है। अब आते हैं एक टेबल के अनुसार से भी हम लोग समझ सकते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को, ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया क्या होता है। ये आपको दिख रहा है अभी आराम से, है ना। तो इस प्रकार से चैप्टर जो है आपका पूरा खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सोडियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है। तो हमने बताया था कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वह वायु के संपर्क में आते ही जल उठेगा और हमको जलाना थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।